नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा 9वीं में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गद्य खंड के पाठ 2 लहासा की ओर के बारे में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख शैलियों के बारे में। आपने हिंदी साहित्य के बहुत से रूपों के बारे में देखा, सुना व पढ़ा होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे इसकी एक और नई शैली के बारे में, यानी कि यात्रा वृत्तांत के बारे में। यात्रा वृत्तांत से अभिप्राय है कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपने कोई भी यात्रा की है, चाहे वह किसी दार्शनिक स्थल की हो या फिर किसी तीर्थ स्थान की हो, और उस यात्रा के दरमियान या दौरान आपने अपने जो भी अनुभव आपने लिए हैं, उन अनुभवों को अगर आप लिखित में अपने जनों से या लोगों से अगर आप साझा करते हैं, बांटते हैं, तो उसे हम वहां पर यात्रा वृत्तांत कहते हैं। लहासा की ओर एक ऐसा ही यात्रा वृत्तांत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की। लेकिन पाठ से पहले हम यहां पर देख लेते हैं लेखक राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथ्य, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। सांकृत्यायन जी ने अपनी रचनाओं में परिनिष्ठित एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। लोकोक्ति व मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा और भी ज्यादा सजीव व रोचक। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। अब देखिए, सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर भारतीयों को उस समय तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति क्यों नहीं थी? आखिर वे क्या कारण थे जिसकी वजह से लेखक को एक भिखमंगे के छद्म वेश में उन्हें यह यात्रा करनी पड़ी? क्या कारण थे इसके पीछे? इन सभी कारणों के बारे में हमें पता चलेगा इस पाठ को पढ़कर। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की। वह नेपाल से तिब्बत जाने की मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती हैं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन यानी कि कई सारे लोग, चीनी लोग यहां पर रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत वहां पर हमें जो है आबादी भी देखने को मिलती है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। अब देखिए, यहाँ पे एक चीनी किले का नाम दिया गया है, परित्यक्त। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। अब देखिए, लेखक जो हैं वे अपने बारे में, यहाँ पर अपनी यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या अनुभव किए जब वे लहासा की ओर जा रहे थे और तिब्बत के रास्ते उस मुख्य मार्ग से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने कौन कौन से अनुभव लिए। लेखक कहते हैं यहाँ पर, ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, कष्ट भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। अब देखिए, सवाल यहाँ पर कि अगर हम लोग देखें पूरे भारतवर्ष में हमारी कितनी जातियां हैं, कितनी विविधताएं हैं, कितने वर्ग हैं, कितने धर्म हैं, लेकिन अगर हम यहाँ की इस प्रांत की बात करें तो यहाँ पर जाति का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ पे जात पात या छुआछूत जैसी जो प्रथाएं हैं उनका यहाँ पर कोई चलन नहीं था। और ना ही स्त्रियों की बात करें तो वे भी पर्दा यानी कि जो हम कहते हैं घूंघट करना, वे नहीं करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, यानी कि वहां पर थोड़ा डकैती या चोरी का डर है जिसकी वजह से लोग अंदर नहीं आने देते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से अगर आप जाना चाहें तो वहां आप घर के भीतर तक जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों ना हो। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, चाय की पत्तियां आप दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन यानी जिसे हम खोटी कहते हैं में रख के आपको वो दे देंगी या सर्व कर देंगी, हम ये भी बोल सकते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि अगर आप अपरिचित ही क्यों ना हो,
लेकिन वहां का जो माहौल है, वहां का जो समाज है, वे लोग इतने घुले मिले हैं, वहां पर इस तरीके का कोई हम कह सकते हैं कि भेदभाव नहीं है कि आप अपरिचित होने के बाद भी अगर आप घर में जाते हैं, आपके पास चाय की पत्तियां हैं, आप अगर उन्हें दे देंगे तो वो भी वे आपको बनाकर आपको दे देंगी या सर्व कर देंगे, हम ये भी यहाँ पर। और उसके बाद यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर जोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। तो अब देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है, थोड़ी व्यंग्यात्मक भी है कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनको चाय बहुत पसंद होती है। तो भाई वहां पर कह सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आपको थोड़ा सा भी शक है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे हमारे पूरे जो हमने मक्खन दिया है उसका वो ना प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि पूरा डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, तो आप भी वहां पर जाकर खुद भी आप चाय बना सकते हो। इतना मतलब अब देखिए यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन जी क्या कहते हैं, उनका यहाँ पर इस बारे में चर्चा करने से अर्थ है कि वे ये बताना चाहते हैं कि वहां का जो समाज है वहां पर कितना हम कह सकते हैं आपसी मेल भाव है, कि ना वे इतना यहाँ पर ना फर्क नहीं करते कि भाई सामने आने वाला जो व्यक्ति है वह अपरिचित है, लेकिन उसे इन बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे वहां पर अपनी मानवता का एक प्रतीक भी हम कह सकते हैं, एक प्रतीक के रूप में वहां पर दिखाई देते हैं। चलिए अब देखिए लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, परित्यक्त यहाँ पर क्या था, एक चीनी किले का नाम था। तो जब लेखक वहां से चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंकला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंकला जो हम कह सकते हैं तिब्बती सीमा का एक स्थान है, उसका नाम है। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। मतलब भिकमंगों के लिए वहां पर हम कह सकते हैं एक दया धर्म का भाव था, जिसके लिए उन्हें वहां पर ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं थे, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह भी नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर मनोवृत्ति कहते हैं जो उनकी सोच यानी कि भावना, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब देखिए वहां के लोगों के एक पेय पदार्थ के बारे में यहाँ पे बात की गई है, छंग की। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। अब देखिए यहाँ पे डांडा शब्द का क्या अर्थ है। डांडा मीन्स होता है कोई भी एक ऊंची जमीन, कोई ऊंची जगह जो होती है उसको हम लोग डांडा कहते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। क्यों? क्योंकि उनकी ऊंचाई इतनी होती है, ऊंचे टीले की तरह से होते हैं, तो वे काफी खतरे से भरपूर होते हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा भी यहां पर नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। यानी कि अगर ऐसे इलाकों में जहां पर कोई नहीं है दूर दूर तक, अगर वहां पर कोई मौत भी हो जाए तो उसको देखने वाले वहां पर कोई भी नहीं है, ना ही वहां पे ऐसा कोई प्रशासनिक, ना हम ये कह सकते हैं स्तर जो है उस पर भी जो सरकार है वह ज्यादा खर्च नहीं करती, जिससे कि ऐसे मामलों को वहां पर सुलझाया जा सके। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं है। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। यानी कि अगर आपका किसी भी तरह से डाकुओं से अगर वहां पर सामना हो गया तो वहां पर ये कंडीशन वहां पर जरूर होगी, ये हालात वहां पे जरूर होंगे कि या तो वो पहले आपको मार देगा, उसके बाद वो देखेगा कि आपके पास में पैसा वगैरह कुछ भी है या नहीं है। और अगर मान के चलिए उसने नहीं मारा तो उस डाकू के लिए अपने प्राणों की रक्षा करना वहां पर उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंकला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिकमंगे थे। अब जाहिर सी बात है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद भिकमंगे के वेश में है या डाकुओं को नहीं पता, वो ये सोचेंगे कि भाई भिकमंगे से हम वहां पर क्या उसको लूट सकते हैं, उसके पास तो कुछ होगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते
क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची, जिसका अर्थ है दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। तो देखिए यहाँ पर जो लेखक है वो अपनी थोड़ी बुद्धि का परिचय दे रहा है कि भाई क्या करते थे कि अगर उन्हें लगता भी था कि अगर कहीं पर भी उन्हें ऐसा प्रतीत होता था या जान पड़ता था कि भाई यहाँ पर उनके साथ लूट हो सकती है या सामने वाला इंसान डकैत हो सकता है, तो वो वहां पे भीख मांगना शुरू कर देते थे, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ भाई ये लोग भिखमंगे ही हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर आखिर चलते भी तो कैसे। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहां से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो अब देखिए ये था पहला भाग हमारे लिए ल्हासा की ओर पाठ का। अब हम इसके आगे बात करेंगे अगली कक्षा में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्रश्न अभ्यास की। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्ग का महत्व बताइए। अभी अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि आखिर ये नेपाल से तिब्बत जाने वाला जो मार्ग है, जो मुख्य मार्ग है, वह इतना वहां पर प्रसिद्ध क्यों है, आखिर उसके पीछे उसका क्या इतिहास रहा है, आपको वो यहां पर लिखना होगा। प्रश्न संख्या 2, लेखक ने तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्ग पर क्या क्या बदलाव देखा, उसने कौन कौन से वो बदलाव देखे, कौन कौन से चेंजेस देखे। तो जो वो पहले भी 5 साल पहले वह जा चुका था और उसके बाद जब अब वो गया था तो फिर वहां पर उसने क्या क्या बदलाव देखे, आपको वो वहां पर। प्रश्न संख्या 3, तिब्बत के गांव में कानून व्यवस्था इतनी बदतर होने के क्या कारण है, आखिर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी खासी वहां पर क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या कारण है, वो आपको यहां पर बताने होंगे। प्रश्न संख्या 4, तिब्बत में लोग डाकुओं से अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं, अभी अभी हमने इसके बारे में बात की थी। प्रश्न संख्या 5, लेखक ने अपनी यह यात्रा भिखारियों के भेष में क्यों की, वे किसी भद्र वेश में भी वे कर सकते थे या जिस तरह से वो पहले गुजरे थे वहां से उस वेश में भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे वेश में ना करके उन्होंने एक भिखमंगे के वेश में उन्होंने यह यात्रा क्यों की, यह आपको यहां पर बताना होगा। प्रश्न संख्या 6, जान पहचान में कौन सा समास है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 की अगर हम बात करें तो यह आपका एक व्याकरण संबंधी प्रश्न है, जो अभी शब्द आपका ये समझ पर पाठ में आया था, जिसके बारे में अब हमें बात करनी है। जान पहचान में कौन सा समास है, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो यह थी आज की कक्षा। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे इस पाठ के शेष भाग और प्रश्न अभ्यास के बारे में।